देखिए, शपथ के बाद मोदी मंत्रिमंडल की आज पहली बैठक होने जा रही है। ये बैठक शाम 5 बजे दिल्ली में लोक कल्याण मार्ग पर हो सकती है, जिसमें सभी मंत्री हिस्सा लेंगे। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोदी सरकार की नई कैबिनेट में शामिल मंत्रियों को डिनर पर बुलाया है। देखिए, नई सरकार देश की, उसका गठन हो चुका है और कल शपथ ग्रहण समारोह था, जहां पर नरेंद्र मोदी समेत 71 मंत्रियों ने शपथ ली और शपथ के बाद अब मोदी मंत्रिमंडल की आज पहली बैठक हो सकती है। आज पहली मोदी कैबिनेट की बैठक। चुनाव दर चुनाव आगे बढ़ा है सिलसिला और अब पहुंच गया है कैबिनेट की बैठक तक। ये बैठक शाम 5 बजे दिल्ली में लोक कल्याण मार्ग पर हो सकती है, जिसमें सभी मंत्री हिस्सा लेंगे। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोदी सरकार की नई कैबिनेट में शामिल मंत्रियों को डिनर पर बुलाया है और डिनर के साथ ही चर्चा भी होगी। शपथ से पहले भी चाय पर चर्चा की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों के साथ, अपनी कैबिनेट के साथ, और उसके बाद ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह। और आज का जो दिन है, आज ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि जेपी नड्डा ने मोदी सरकार की नई कैबिनेट में शामिल मंत्रियों को डिनर पर बुलाया है और शाम 5 बजे के करीब ये बैठक हो सकती है। तो वहीं देखिए, नतीजे आने के छठे दिन रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 72 मंत्रियों ने शपथ ली। पीएम के अलावा 60 मंत्री बीजेपी और 11 अन्य दलों के हैं। शपथ से पहले एनसीपी कैबिनेट मंत्री की मांग को लेकर सरकार में शामिल नहीं हुई। मोदी 3.0 पर गठबंधन का असर है। लगातार तीसरी बार पीएम बनने वाले मोदी ने अपना सबसे बड़ा मंत्रिपरिषद बनाया है। कुल 71 मंत्री हैं। अगर मैं बात करूं 2014 की भी बात कर लेते हैं, 2019 की भी बात कर लेते हैं, तो 2014 में 45 और 2019 में 57 मंत्रियों ने शपथ ली थी और इस बार 30 कैबिनेट मंत्री है। वहीं 2019 में 24 और 2014 में 23 कैबिनेट मंत्री ही थे। इस बार संख्या बड़ी है कैबिनेट मंत्रियों की, यानी कैबिनेट मंत्रियों की संख्या में कुल 25% का इजाफा हुआ है। 5 कैबिनेट कुर्सी गठबंधन को दी गई है। इसमें तेलुगु देशम के राम मोहन नायडू, जेडीयू के ललन सिंह, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी, जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी और एलजेपी के चिराग पासवान भी शामिल है। इस बार पूर्ण बहुमत नहीं मिली भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन एनडीए को बहुमत मिली है और एनडीए में शामिल तमाम घटक दलों के नेताओं को भी मंत्री पद दिया गया है। विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना। तो कल देखिए, शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ है। आपको वो 8 बड़े चेहरे दिखाते हैं जिन्होंने कल शपथ ली है। शुरुआत करेंगे पीएम मोदी से। कल नरेंद्र मोदी ने शपथ ली, तो वहीं राजनाथ सिंह, जो कि रक्षा मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने एक बार फिर से शपथ ली और अमित शाह, जेपी नड्डा, ये भारतीय जनता पार्टी के 4 बड़े दिग्गज जिन्होंने शपथ ली। तो वहीं रामदास अठावले, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर, ये तमाम वो नेता हैं, तमाम मंत्री हैं जिन्होंने एक बार फिर से शपथ ली है। ये 8 बड़े चेहरे जिन्होंने कल शपथ ली। और देखिए, कल जो है बड़ा शपथ ग्रहण समारोह था और ये 8 तस्वीरें बयां कर रही है कि दिग्गजों की कल शपथ थी। वहीं मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी के क्लीन स्वीप ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मध्य प्रदेश का वजन बस बढ़ा दिया है। अभी तक मध्य प्रदेश के रहने वाले 3 से 4 सांसद ही केंद्र में मंत्री बनते थे, पर इस बार 5 को जगह मिली है। पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग का भी ध्यान रखा है। दलित चेहरे के तौर पर वीरेंद्र कुमार खटीक को
तीसरी बार मंत्री बनाया गया है, जो कि टीकमगढ़ से जीतकर सांसद बने। जबकि आदिवासी चेहरों में फग्गन सिंह कुलस्ते की जगह दूसरी बार के दो सांसद दुर्गादास उइके बैतूल से और सावित्री ठाकुर धार से उनको पहली बार मंत्रिमंडल में जगह मिली है। सावित्री धार से है, जबकि उइके बैतूल से सांसद है। वहीं खटीक के जरिए बुंदेलखंड को साधने की कोशिश की है। और फिर बात करते हैं शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया की। शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ की भी अगर बात कर लूं तो इस बार छत्तीसगढ़ के खाते में भी एक मंत्री पद आया है। बिलासपुर से सांसद तोखन साहू ने रविवार देर शाम केंद्र में मंत्री पद की शपथ ली। उन्हें मोदी मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री बनाया गया है। केंद्र में राज्य मंत्री बनने वाले तोखन साहू 7वें सांसद हैं। ये 6 तस्वीरें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के, जिनको मंत्री पद से नवाजा गया है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, जिसके बाद नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। क्या कुछ कहा है, आपको वो सुनवा देते हैं। मोदी सरकार इतिहास लिखा गया। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है और हमने सबने देखा ये अद्वितीय नज़ारा। पूरा देश गदगद है, आनंद में डूबा हुआ है। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को बधाई, उनके पूरे मंत्रिमंडल को बधाई। और हमारा सबका गर्व से सीना 56 इंच का हो रहा है जब हम ये पूरा सैलाब देख रहे हैं जो खुशी से सराबोर है, आनंद में डूबा हुआ है। भारत आर्थिक रूप से एक नक्षत्र के तरफ तेजी से बढ़ रहा है और उसी के साथ साथ एक एक क्षेत्र, एक एक राज्य और एक एक व्यक्ति के विकास, यही प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, जो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी ने मौका मुझे दिया है सेवा करने के लिए। मैं 2047 तक विकसित भारत के रूप में इस देश को खड़ा करना है और आने वाले 5 वर्षों में आर्थिक रूप से तीसरी सबसे बड़ा ताकत बनाना है। तो देखिए, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 71 मंत्रियों ने शपथ ली है। लेकिन आपको गणित समझा देते हैं, आपको बता देते हैं कि समीकरण क्या है। सबसे पहले शुरुआत करूंगी कि किस राज्य से कितने मंत्री बने हैं। उत्तर प्रदेश से 10, बिहार से 7, कर्नाटक से 5, गुजरात से 5, मध्य प्रदेश से 5, तो वहीं राजस्थान से 4, महाराष्ट्र से 4, ओडिशा से 3, आंध्र प्रदेश से 3, हरियाणा से 3, माफ कीजिएगा, तेलंगाना से 2 और छत्तीसगढ़ से 1। ये इन राज्यों से इतने मंत्री बनाए गए हैं। और अब मैं आपको ये भी बता देती हूं कि किस पार्टी से कितने मंत्री बने हैं, क्योंकि देखिए इस बार गठबंधन की सरकार है, एनडीए को बहुमत मिली है। तो ऐसे में तमाम अलग अलग घटक दलों के नेताओं को मंत्री बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी से 61 मंत्री पद मिले हैं, तो वहीं टीडीपी से 2 लोगों को मंत्री बनाया गया है और जेडीयू से भी 2 मंत्री बने हैं। जेडीएस से 1, एलजेपी से 1, एडीएल से 1, एजेएसयू से 1, आरएलडी से 1, तो वहीं अन्य से 2। ये एनडीए की सरकार बनी है, क्योंकि पूर्ण बहुमत किसी एक पार्टी को नहीं मिली थी, एनडीए को मिली थी। ऐसे में तमाम घटक दलों के नेताओं को मंत्री पद दिया गया है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि किस वर्ग से कितने मंत्री बने हैं, क्योंकि देखिए हर वर्ग को साधने की कोशिश इस बार केंद्र सरकार ने की है। सवर्ण वर्ग की अगर मैं बात करूं तो 25 मंत्री बने हैं, ओबीसी से 27, एससी से 10, एसटी से 5 और अन्य वर्ग के 5 मंत्री बने हैं। तो ये पूरा गणित समझा दिया आपको। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, एनडीए 3.0 की नई कैबिनेट में कुल 49 चेहरों को शामिल किया गया है। वहीं इस कैबिनेट में मध्य प्रदेश के बैतूल हरदा लोकसभा से सांसद दुर्गादास उइके को कैबिनेट में मंत्री बनाए जाने पर उनके घर पर लोगों का तांता लगा है। पार्टी कार्यकर्ता और परिवार के लोगों में खुशी का माहौल है। बैतूल की जनता को इस बार केंद्रीय मंत्री की सौगात डीडी वीके के रूप में मिलने जा रही है और इस वक्त हम डीडी वीके जी के घर पर हैं। उनसे जानेंगे कि दुर्गादास वीके जी अब केंद्रीय मंत्री बनने जा रही है, कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी है, हर्ष का विषय है पूरे जिले के लिए। कैसा लग रहा है, परिवार में किस तरह का माहौल है? खुशी का माहौल है, खुशी का माहौल है परिवार में, सभी खुशी है, सब एकत्रित हो गए हैं घर में, सब एक दूसरे को मिठाई खिला के और सभी एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। अच्छा, जब डीडी वीके जी दिल्ली के लिए रवाना हुए थे उस वक्त क्या बात हुई थी, क्या बोलकर निकले थे यहाँ से? हाँ, चर्चाएं तो हुई थी ऐसे कि संभावित है
ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ जिले के लिए अच्छा होगा इस बार। कुछ आपने कितनी मेहनत की इस बार चुनाव में? थोड़ी बहुत मैंने भी की है, उनके जितना भी सहयोग कर सकती थी मैंने किया। लोगों के बीच जाके प्रचार प्रसार में और ग्रामीण अंचलों में मैंने बहुत प्रचार किया और लोगों की समस्याएं सुनी और उनको हल करने का भी आश्वासन दिया। डीडीवीके जी के और भी कुछ रिश्तेदार यहाँ पर मौजूद है, उनसे कैसा लग रहा है आपको? मैं उनकी छोटी बहन हूँ और मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। हमारे परिवार में, हमारे समाज में और हमारे बैतूल ज़िले में पहली बार ये दर्जा मिलना है हमको और इसके लिए काफ़ी मेहनत की है हमारे भैया शुरू से ही, यानी कि एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं हर समाज में भी और परिवार में भी और ज़िले के लिए भी, देश के लिए भी बहुत जिम्मेदारी से कोई भी काम करते हैं तो पूरी निष्ठा से करते हैं। जैसा कि भाई साहब ने मेहनत की थी और जिस हिसाब से उनकी लोकप्रियता है उससे लग रहा था, और जिस प्रकार स्वतंत्रता के बाद पहली बार इतने मतों से जीतने का जो रिकॉर्ड उन्होंने दर्ज किया है, उससे ऐसा लग रहा था कि इस बार मंत्री पद बैतूल को ज़रूर मिलेगा और बैतूल को एक सेवा का अवसर मिलेगा। और भी रिश्तेदार हैं, क्या नाम है आपका? गोपाल सरियाम। क्या है आपके? मैं इस घर का दामाद हूँ। डीडी भैया की छोटी बहन मेरे को दी है और भैया के साथ में मैं बचपन से रहा हूँ। स्टूडेंट लाइफ भी हमारी साथ में ही गुजरी है, घर भी सामने ही है, तो रिश्तेदारी में बदल गई दोस्ती। हाँ, अब तो मंत्री बनकर आ रहे हैं। हाँ, अब क्या कहें, इतनी खुशी मिली है कि तन मन में न समा है। और तो इस वक्त हम सांसद दुर्गादास वीके जी के घर पर थे, तो साफ तौर से यहाँ पर जितनी खुशी उनके मंत्री बनने पर है, शायद उतनी ही खुशी बैतूल जिले की जनता में भी है। विस्तार न्यूज़ से शंकर राय की। तो देखिए, जहां खबरें आ रही थी कि इस बार मंत्रिमंडल में चौंकाने वाले नाम निकलकर सामने आएंगे, उसी में से एक दुर्गादास उइके का भी था। ऐसे में उनके परिजनों के बीच खुशी का माहौल दिखा। अच्छा, एक बड़ी खबर मिल रही है कि शपथ के बाद अब विभाग बंटवारे पर टिकी है सबकी नजर। बीजेपी के पास ही रहेंगे अहम मंत्रालय, ये खबर आ रही है। एनडीए के बाकी साथियों को दूसरे मंत्रालयों से ही करना पड़ेगा संतोष। देखिए, जहां अब शपथ ग्रहण समारोह भी हो गया है, मंत्री भी बना दिए गए हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, तमाम मंत्रीगण, और अब फोकस है कि आखिर किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिलता है। ऐसे में शपथ के बाद अब विभाग बंटवारे पर ही सबकी नजर टिकी है, लेकिन खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास ही रहेंगे अहम मंत्रालय और एनडीए के बाकी साथियों को दूसरे मंत्रालयों से ही करना पड़ेगा संतोष। मध्य प्रदेश में 6 महीने के अंदर होंगे उपचुनाव। दरअसल सांसद बनने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया की राज्यसभा सीट होगी खाली, तो वहीं पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद बुधनी में भी होंगे उपचुनाव। वहीं अमरवाड़ा से कमलेश शाह के इस्तीफे के बाद अब उपचुनाव होने हैं, तो मध्य प्रदेश में अब स्थिति उपचुनाव तक पहुंच गई है, क्योंकि जो मुख्य चुनाव के नतीजे आए हैं उसमें ये निकलकर सामने आया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की राज्यसभा सीट अब खाली हो जाएगी, क्योंकि उन्हें मंत्री बना दिया गया है। कल ही उन्होंने शपथ ली है। तो वहीं पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को भी मंत्री बनाया गया है, तो अब उनकी बुधनी की जो सीट है जहां से वो विधायक हैं वो भी खाली हो जाएगी, तो वहां भी स्थिति उपचुनाव की हो गई है। तो वहीं अमरवाड़ा से कमलेश शाह के इस्तीफे के बाद अब वहां पर भी उपचुनाव होने हैं। मेरे साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी विवेक पांडे। विवेक, मुख्य चुनाव तो खत्म हो गए, लेकिन जो नतीजे निकल कर आए उन्होंने कहीं ना कहीं खड़ा कर दिया है, दर पर लाकर खड़ा कर दिया है उपचुनाव की। क्या कुछ अपडेट्स है उस पर मध्य प्रदेश में? बिल्कुल अंजलि, मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीट और एक राज्यसभा सीट पर उपचुनाव होंगे। अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए, लेकिन अब 6 महीने के भीतर 2 विधानसभा और एक राज्यसभा सीट पर उपचुनाव होंगे। शिवराज सिंह चौहान सांसद बन गए हैं और कमलेश शाह अमरवाड़ा से इस्तीफा दे चुके हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया संसद पहुंच गए हैं, लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। तो ऐसे में राज्यसभा सीट खाली हो जाएगी, लेकिन 2 बड़े सवाल है। आखिर बुधनी से कौन शिवराज सिंह चौहान का उत्तराधिकारी होगा, और ज्योतिरादित्य सिंधिया की सीट, जिस सीट पर राज्यसभा से सांसद है, वो वहाँ पे आखिर मध्य प्रदेश के किस बड़े नेता को मौका मिलता है राज्यसभा जाने का, या फिर किसी और नेता को अलॉट कर दिया जाए। जैसे कि एल मुरुगन मध्य प्रदेश से ही सांसद है, तो इसी तरीके से कोई और बड़ा नेता जो चुनाव हार चुका है
लेकिन मोदी कैबिनेट में उसे जगह मिल सकती है। इस हिसाब से उसे राज्यसभा मध्य प्रदेश से भेजा जा सकता है। लेकिन ये तय है कि अमरवाड़ा से कमलेश शाह के इस्तीफे के बाद यहाँ तो उपचुनाव संभव है। लेकिन 2 और सीटें हैं, एक विजयपुर है और दूसरा बीना है। यहाँ से दोनों कांग्रेस के विधायकों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, लेकिन अभी तक विधानसभा सचिवालय को इस्तीफा नहीं भेजा है। तो विधानसभा सचिवालय को ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर उन सीटों को अब कौन भरता है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम अपडेट्स के लिए। और अगली बड़ी खबर मिल रही है रायपुर से। दरअसल आज होगी रायपुर MIC की बैठक। दोपहर 12 बजे नगर पालिका निगम में होगी ये बैठक और मीटिंग में शहर के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। ई बस खरीदी और स्मार्ट वाटर मीटर पर होगी चर्चा। वहीं पेयजल की दर तय करने पर भी चर्चा होनी है। तो देखिए रायपुर में आज MIC की बैठक है, मेयर इन काउंसिल की बैठक है। दोपहर 12 बजे नगर पालिका निगम में होगी ये बैठक। मीटिंग में शहर के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। ई बस खरीदी और स्मार्ट वाटर मीटर पर होगी चर्चा। क्या कुछ रहेंगे अहम मुद्दे? मेरे साथ अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी खोमन साहू रायपुर से। खोमन, चुनाव का खुमार उतर गया है देश भर में और अब फोकस राज्यों के विकास पर। ऐसे में छत्तीसगढ़ में रायपुर MIC की बैठक है, किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? देखिए अंजलि, जिस तरीके से आने वाले दिनों में मानसून छत्तीसगढ़ पहुंचने वाला है, उसके पहले जो तैयारियां की जाती है नगर निगम के द्वारा, क्योंकि पिछले बार हमने देखा था कि काफ़ी जो रायपुर नगर निगम में जल भराव की स्थिति बनी थी। ऐसे में जल भराव ना हो और किस तरीके से आने वाले मानसून से निपटा जाए, इसकी चर्चा कहीं ना कहीं होगी। इसके अलावा डबल इंजन की चूंकि छत्तीसगढ़ में सरकार बन गई है, तो आने वाले दिनों में रायपुर नगर निगम को विकास की किस ऊंचाई पर पहुंचाना है, किस तरीके से विकास करना है, कैसे कैसे जो अलग अलग सुविधाएं हैं वो लोगों को पहुंचाना है। इसके अलावा जो सड़क के निर्माण हो या पेयजल की व्यवस्था हो, इसके अलावा जो अन्य तरीके की व्यवस्थाएं हैं उसको किस तरीके से किए जाना है और क्या कुछ कमियां हैं उसको दूर करेंगे, उस पर आज कहीं ना कहीं बैठक में चर्चा होने वाली है। कहीं ना कहीं जो स्मार्ट सिटी रायपुर की बात होती है, तो स्मार्ट किस तरीके से बने, इस पर आज चर्चा होने वाली है। जी ठीक है खोमन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए।